Hello students, so we are doing chapter 7 alternating current, and in the previous lecture you have studied about the series LCR circuit and the resonance condition. Okay, so next topic we are going to study today is the sharpness of that resonance, and that is given by quality factor. Okay, क्या चीज़ है इसको समझने से पहले आप एक चीज़ बताइए मेरे को। जब आप FM रेडियो की बात करते हैं हम, ठीक है, जब पुराने ज़माने में लोग रेडियो सुनते थे, एक बॉक्स में रेडियो सुनते थे, रेडियो रिसीवर, तो उसको ट्यून करते थे, चैनल को ट्यून करते थे ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बहुत साफ क्लियर वॉइस आती थी, हमारे को क्लियर साउंड आती थी, ठीक है। तो उसको ट्यून करने का मतलब क्या है? जब हम उसको एक पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून करते हैं, ठीक है, सपोज रेड FM आ रहा है, ठीक है, या FM रेनबो आ रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक चैनल आ रहा है, हम उसको ट्यून करते हैं। ट्यून करने का मतलब क्या है कि हम उसको ऐसी फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं जहां पर हमारे को क्लियर नॉइज सुनाई दे, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं जहां पर हमें क्या हो, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है। करंट की वैल्यू मैक्सिमम मतलब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, बाकी जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी उससे करंट की वैल्यू कम होगी, और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा वहां बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट किस चीज पे, वो जो प्रिंसिपल है उसका रेडियो का, या वो किस चीज पे बेस्ड, दैट इज बेस्ड ऑन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस तो हुआ और वो कितना शार्प है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पढ़ने के लिए ये देखिए, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये पढ़ा आपने। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैंने आपको रेजोनेंस कंडीशन में बताया था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है L और C की वैल्यू पे। हमने पढ़ा था ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। R पे तो डिपेंड नहीं करती, R पे डिपेंड नहीं करती, L की वैल्यू और C की वैल्यू पे डिपेंड करती है। बट ये जो पीक आई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जो हमारी पीक आई, ये कितनी शार्प है, कितनी शार्प पीक है, वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? आर की वैल्यू पे, रेजिस्टर की वैल्यू पे, ठीक है। तो ये ग्राफ उसके ऊपर है। बेसिकली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास पीक आई, मैक्सिमम वैल्यू आई करंट के एम्पलीट्यूड की, ठीक है, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी आर की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएं, आर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं, तो ये पीक क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। आर की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो ये पीक क्या होती है? डिक्रीज करती है। पीक डिक्रीज करने का मतलब क्या है? करंट का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। करंट एम्पलीट्यूड है ना वाई डायरेक्शन में, ये पीक डिस्क्राइब कर रही है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट का एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर हम आर को इंक्रीज कर दें, लो आर से मॉडरेट आर पे हैं, तो ये करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है, यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट और आर को हाई आर कर दें तो करंट का एम्पलीट्यूड यहाँ आ गया, ठीक है। तो आर पे रेजिस्टर की वैल्यू पे शार्पनेस रेजोनेंस का ग्राफिकल, रेजोनेंस का ग्राफ कैसे वेरी करता है वो डिपिक्ट कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। लो आर, मॉडरेट आर और हाई आर के लिए आई की वैल्यू कैसे चेंज होती है, और ये जो पीक है दिस गिव्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और द पीक। शार्पनेस क्या बताता है कि कितनी शार्प है, कितनी शार्प पीक है। शार्प का मतलब क्या है? ये यूं स्ट्रेट पीक है, ठीक है, ये कम शार्प है पीक, ये और कम शार्प है, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर पे हमने शार्पनेस देखा। सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय अ कोफिशिएंट, जो इस रेजोनेंस, ये कितना शार्प है रेजोनेंस, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको मैथमेटिकली उसको मेजर करने के लिए हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, और क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। जो रेजोनेंस आया, जो रेजोनेंस कंडीशन आई और उसका जो ग्राफ आया वो कितना शार्प है रेजोनेंस, ठीक है, उसको हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं एक कोफिशिएंट से, और उस कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये देखते हैं।
यहाँ से पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं इस ग्राफ पे आता हूँ कैसे क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड्स of resonant frequency such that at each frequency the current amplitude becomes 1 by root 2 times. अब क्या है, मेरे पास देखो एक रेजोनेंस की पीक आ गई, ठीक है, एक ये रेजोनेंस की पीक आ गई, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारा करंट मैक्सिमम आ गया। करंट का एम्पलीट्यूड आई क्या होता है? ई नॉट अपॉन आर, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस पे यहाँ आर क्यों लिखा? वैसे तो ये एलसीआर सर्किट है, आर क्यों लिखा? क्योंकि रेजोनेंस पे जेड इक्वल टू आर होता है, ठीक। सो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई जेड। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसी टेकन ऑन बोथ साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सपोज ये एक आ रहा है जहां पर इस करंट की वैल्यू हाफ हो रही है, आई नॉट सॉरी 1 बाई रूट 2 टाइम्स हो रही है, दिस इज आई नॉट। यहाँ पर सपोज यहाँ पर इसकी वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 टाइम हो रही है। आई नॉट क्या हो रहा है? आई नॉट बाई रूट 2 हो रहा है, या ई नॉट क्या हो रहा है? ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आर, ठीक है, आई नॉट बाई रूट 2 और ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आर। तो जहाँ इस करंट की वैल्यू रूट 2 टाइम्स हो रही है वहां पर ये दो फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है, ठीक है, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस साइड है, एक इस साइड है। तो यही लिखा है यहाँ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी to the difference in two frequency, to the difference in two frequencies taken on both side of resonant frequency, taken on both sides of resonance frequency, such that at each frequency the current amplitude becomes 1 by root 2 times its value at resonance. कब लेंगे? जब करंट की वैल्यू 1 by root 2 टाइम्स होगी, ठीक है। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ओमेगा नोट और ओमेगा 1 के बीच में जो डिफरेंस है, मैंने उसको सपोज डेल्टा ओमेगा बोला, इसके भी डिफरेंस को डेल्टा ओमेगा, तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। ये दोनों कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। और जो इस विड्थ को बोलते हैं, दिस विड्थ इज कॉल्ड बैंड विड्थ। आपने नाम भी सुना होगा बैंड विड्थ, जनरली हम रेडियो की टर्म्स में यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसीज की टर्म में यूज करते हैं। दिस 2 डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड बैंड विड्थ। सो क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर जो हमें याद रखना है, दैट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन दीज टू फ्रीक्वेंसी टेकन ऑन बोथ साइड्स व्हेन दिस करंट बिकम्स 1 by root 2 times, when this current becomes 1 by root 2 times, this is क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर आ गया। अब ये क्वालिटी फैक्टर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? यहाँ तो ओमेगा नॉट की वैल्यू है 2 डेल्टा ओमेगा, तो ये 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है कि फर्दर 2 डेल्टा ओमेगा किस पे डिपेंड करता है, मतलब ये मैथमेटिकली क्वालिटी फैक्टर की एक्सप्रेशन किस चीज पे डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे पास तो सर्किट में क्या है? हमारे पास सर्किट में आर है, एल है और सी है, ठीक है, तो हमने उसकी टर्म्स में निकालना होगा। तो आइए देखते हैं कि ये क्वालिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है फर्दर। तो अब देखते हैं कि क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको पता है कि रेजोनेंस पे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है? Z इक्वल टू आर होता है, ठीक है। रेजोनेंस पे तो आर होता है, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे क्या होगा? Z। एलसीआर सर्किट है, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 Z की वैल्यू कितनी है? ये आई नोट क्या है? आई नोट बाई 2 आर रूट 2, या ई नोट बाई रूट 2 आर। यहाँ तो क्या आर है ना रेजोनेंस पे, Z इक्वल टू आर है। यहाँ कितना है? ये क्या है? दिस इज इक्वल टू ई नोट बाई रूट 2 आर, क्योंकि करंट क्या है? 1 बाई रूट 2 टाइम्स हो जाता है ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे, ठीक है। सो दिस Z इज इक्वल टू रूट 2 आर। ये Z की वैल्यू क्या है? ये आर के ऊपर नहीं है, तो ये रूट 2 के ऊपर है, ठीक है। Z की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर। दिस Z इज अंडर रूट 2 इंटू आर, ठीक है। अब जनरली Z हमारा क्या होता है? दिस Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? अंडर रूट 2 इंटू आर, ठीक है। आर स्क्वायर इज एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z इज आर स्क्वायर प्लस दिस इज ओमेगा एल, दिस इज 1 बाय ओमेगा सी स्क्वायर
इक्वल टू रूट 2r। अभी मैं यहाँ ओमेगा लिख रहा हूँ, मैंने ओमेगा 1 या ओमेगा 2 की बात नहीं करी, ठीक है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि मैं तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की बात कर रहा हूँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो ये वैल्यू है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इफ स्क्वायर इट बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, दिस स्क्वायर 2r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा c स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं ओमेगा l माइनस ओमेगा c की वैल्यू निकालूँ, ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा c स्क्वायर ये लिखूँ, तो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा c करूँ स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस r, ये प्लस r भी हो सकता है और माइनस r भी हो सकता है। तो मेरे पास ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा c क्या आ गया, प्लस माइनस r, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज हैं r की, प्लस r माइनस r, जो लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा c इज माइनस r, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ओमेगा 1 ओमेगा की जगह l माइनस 1 बाई ओमेगा 1 c इक्वल टू माइनस r एंड ओमेगा 2 l माइनस 1 बाई ओमेगा 2 c इक्वल टू प्लस r। ये ओमेगा नॉट के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइड पे क्या है, प्लस r, और इधर हमने एक वैल्यू ली माइनस r। दो वैल्यूज है ना इसकी, एक ओमेगा 1 के लिए होगी और एक ओमेगा 2 के लिए। इसको मैं यहाँ इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ये समझ आ गया आपको, z रूट 2r लिया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे क्या है, 1 बाई रूट 2 टाइम्स हो जाएगा करंट, स्क्वायर बोथ साइड्स, यहाँ पर इसको सोल्व किया, ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा c की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और उसमें एक बार ओमेगा 1 को पुट कर दिया, एक बार ओमेगा 2। अब एडिंग ऑन एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे, ओमेगा 1 l कॉमन है दोनों में, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 l डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, यहाँ 1 बाई सी कॉमन है दोनों में, माइनस अंदर क्या आएगा, 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2, ठीक है। एंड दिस इज माइनस आर प्लस आर इज 0, ठीक है। दिस माइनस आर एन प्लस आर इज 0। ये समझ आ गया, ये एल कॉमन है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 बाई सी, 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा एक स्टेप और, तो क्या आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1 बाई सी, इसको एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ एलसीएम लिया। मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कहेगा इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले जा सकता हूँ, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल इक्वल टू 1 बाय सी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो बिकेम टू दिस ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1 बाय एल सी। तो ऐड करके मेरे पास एक ये रिजल्ट आया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1 बाय एल सी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, दैट मीन्स 2 माइनस 1 करना है, ठीक है। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करूँगा जब मैं, तो क्या आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ सेम 1 बाय सी, 1 बाय ओमेगा 2 माइनस 1 बाय ओमेगा 1, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा, ये आर है और ये आर है, ठीक है। इसको क्या करना है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल, ठीक, प्लस 1 बाय सी माइनस 1 बाय सी, एंड दिस आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, दिस माइनस 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 दिस, ये हो गया ना, प्लस आर माइनस माइनस आर, तो कितना हो गया 2r। नेक्स्ट स्टेप इज ओमेगा 1, दिस इज एल। अगर चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ आपको, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो ओमेगा 2 ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 1 माइनस
ओमेगा 2 r, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ क्या है ओमेगा 1 माइनस, अब यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, यहाँ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, तो मैं माइनस साइन भी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 ओमेगा 1 इक्वल टू 2r। मैंने यहाँ से ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और यहाँ प्लस आ गया। अब दिस, ये भी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, ये भी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, l प्लस 1/c, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बचा, ओमेगा 2 ओमेगा 1 इक्वल टू 2r, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, l प्लस ओमेगा 1, ये क्या किया मैंने, ये एक चीज कांस्टेंट ले ली, l प्लस 1/c ओमेगा 2 ओमेगा 1 इक्वल टू, अब ओमेगा 2 ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ से हमें क्या है, 1/LC, ठीक है। इसको इक्वेशन सपोज 3 लिख दो, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू l प्लस 1/c, और ये क्या है 1/LC, तो ऊपर चला जाएगा 1/LC इक्वल टू 2r, ठीक है। ये c से c कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो गया, देख लीजिए आप एक बार स्टेप्स सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इसको ओमेगा या माइनस कॉमन लिया, और फिर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन लिया, और यहाँ LC c से c कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस l प्लस l 2l इक्वल टू 2r, और यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना आ गया, r/l, ये 2r/2l है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू r/l। तो मेरे पास यहाँ से सेकंड सब्ट्रैक्ट करके किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू r/l। यही तो हमें वैल्यू चाहिए थी। जब मैं क्वालिटी फैक्टर आपको करा रहा था, तो क्वालिटी फैक्टर में मैंने फॉर्मूला बताया था, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। मैंने कहा था ना ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, RLC जिसके भी टर्म्स में, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, इस ग्राफ को रब कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें लिख दो पुट दिस वैल्यू इन Q इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। So Q equal to omega naught upon what is omega 2 minus omega 1, r/l, that is equal to omega naught l/r। So quality factor मेरे पास क्या आया, omega naught l/r। So this is my quality factor, omega naught l/r, ठीक है। अब ये तो L और R की टर्म्स में आ गया, ठीक है। अगर आपको L और C की टर्म्स में निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो L और C की टर्म्स में। कैसे, रेजोनेंस पे मुझे पता है, एट रेजोनेंस ओमेगा नोट मेरा क्या होता है, 1/√LC, ये होता है ना ओमेगा नोट 1/√LC। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 1/√LC इंटू l/r, तो ये क्या हो जाएगा 1/r, स्क्वायर रूट से एक ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल, l/c। तो क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला भी हो गया 1/r√l/c। तो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर इन चीज़ों पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, L और R पे। कैसे, क्वालिटी फैक्टर कब लार्ज होगा, जब R की वैल्यू लो होगी या L की वैल्यू लार्ज होगी, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना शार्प होगा रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना शार्प होगा। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा कब होगा, ये जब ये बैंडविड्थ कम होगी, ऑब्वियसली जब ये बैंडविड्थ कम होगी और ज़्यादा शार्प हो जाएगा ना। इसमें बैंडविड्थ कम है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, ब्रॉड है, जितना ब्रॉड होगा उतनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, जितना स्टीप होगा ये नैरो होगा उतनी बैंडविड्थ कम होगी। तो बैंडविड्थ कम होगी क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, बैंडविड्थ ज़्यादा होगी क्वालिटी फैक्टर कम होगा। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं R की वैल्यू लो होगी तो क्वालिटी फैक्टर हाई होगा। मैंने आपको बताया था ना 3 वैल्यूज़ ऑफ R की 3 वैल्यूज़ पे, R की वैल्यू जितनी कम होगी उतना शार्प होगा, R की वैल्यू जितनी कम होगी उतना क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना हमारे पास रेजोनेंस का होगा
शार्प होगा, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाय आर। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाय आर। अब जो हमारे पास ये क्वालिटी फैक्टर आया ओमेगा नॉट एल बाय आर, ये क्वालिटी फैक्टर आया ओमेगा नॉट एल बाय आर, अगर मैं इस क्वालिटी फैक्टर में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। मेरे पास क्वालिटी फैक्टर आया ओमेगा नॉट एल बाय आर, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई आर एम एस से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ओमेगा नॉट एल बाय आर आई आर एम एस से मल्टीप्लाई और आई आर एम एस से डिवाइड, तो ये क्या बन गया, ओमेगा नॉट इंटू एल क्या होगा, एक्सएल इंटू आई आर एम एस, और यहाँ आई इंटू आर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस आर, या इसको हम अप्लाइड वोल्टेज भी लिख देंगे, आई आर एम एस इंटू आर, क्योंकि अप्लाई वोल्टेज, और ये क्या है वोल्टेज, व्हाट इज दिस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल, ये एल है ना, आई एम एस इंटू एक्सएल, और अगर एक्सी के टर्म्स में लिखना हो तो कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। ये भी क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। इसको आप वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। जैसे आपने क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला ये पढ़ा, रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज ऑन बोथ द साइड्स, सेम एज दैट क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज मैग्निफिकेशन और रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी फैक्टर। अब जो मैं बोल रहा था, रेडियो रिसीवर में क्या होगा, मैंने एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया, मतलब सपोज बहुत सारे चैनल्स की फ्रीक्वेंसी थी, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, बहुत सारा था। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैंने ट्यून किया, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास क्या आएगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम आई। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आने का क्या मतलब है कि मेरे को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देगी, ठीक है। और अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्यू वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो क्या आएगा, जो दूसरे डिफरेंट स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी है जिसको मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, उसको नॉइस भी बोलते हैं, थोड़ी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के स्टेशंस हैं, वो पर्टिकुलर अगर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमारे को मिलेगा और वो पर्टिकुलर स्टेशन हम ट्यून कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी फैक्टर। इसके साथ अब एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। सपोज मेरे पास कोई इंडक्टर है और वो ईएमएफ सोर्स से लगा हुआ है, ठीक है, कुछ एसी सोर्स, कुछ यहाँ पर ईएमएफ सोर्स से एक इंडक्टर की वैल्यू लगी हुई है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। जैसे कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा, कैपेसिटर के साथ अगर एक बैटरी कनेक्ट है तो उसमें एनर्जी आती है ना कुछ, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी और हाफ सी वी, पढ़ा होगा। ये क्या था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर अब ईएमएफ सोर्स इंडक्टर के साथ लगा हुआ तो क्या होता है, कुछ करंट डेवलप होगा, क्या होगा, करंट डेवलप होगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है, जो उसके इंक्रीज ऑफ करंट को ओपोज करेगी, ठीक, सबको पता है ये बात लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर इसको ओपोज करेगी, इस ईएमएफ को, ये वाली ईएमएफ ओपोज करेगी जो इसके अंदर जनरेट होगी, तो उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा करंट को इसके अंदर लाने के लिए, ठीक, सोर्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा वर्क कहाँ जाएगा, वो किस में स्टोर होगा, दैट एक्स्ट्रा वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। जस्ट लाइक कैपेसिटर में आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ऐसे ही इंडक्टर में आपके पास क्या आएगी, मैग्नेटिक एनर्जी। दिस इज ड्यू टू द बैक ईएमएफ, ईएमएफ जो अपोज करेगी उस ईएमएफ की वजह से इस सोर्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और ये मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है वही हमने देखना है, ठीक है। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें नेगेटिव साइन तो क्या बताता है, लेंस लॉ, तो ये क्या हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, ठीक है।
किसी बुक में आपको माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा मिलेगा इस डेरिवेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, और किसी बुक में एल डी आई बाई डी टी लिखा मिलेगा। ये आ गया मेरे पास ई एम एफ इंड्यूस। सो वर्क डन, so work done against the induced EMF. One second. So work done against the induced EMF in small time dt, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क डन हुआ इस EMF के अगेंस्ट, ठीक है, इसको वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन कितना होता है स्मॉल टाइम के लिए पावर इंटू डी टी, और पावर क्या होता है हमारे को पता है, पावर v इंटू आई, सबने पढ़ा है पावर क्या होता है v इंटू आई। मैं इसको पावर इन इसी सर्किट्स में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। पावर अभी कितना पढ़ा आपने v इंटू आई, या इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो दिस e इंटू आई, दिस e इंटू आई, ठीक है, यही पढ़ा आपने। व्हाट इज दिस e? अब आपको किसी बुक में हम पावर डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ऐसे लिखा मिलेगा माइनस ई आई डी आई बाई डी टी, और माइनस एल, यहाँ पर माइनस एल डी आई बाई डी टी पुट करोगे आप ईएमएफ की वैल्यू इंटू आई डी टी, तो बेसिकली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। किसी बुक में आपको क्या मिलेगा, यहाँ स्टार्टिंग में ही एल डी आई बाई डी टी मिलेगा और यहाँ वी इंटू आई मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी, डी टी कैंसिल विद डी टी कैंसिल नहीं होता बेसिकली, डी टी वन हो जाएगा, दैट इज एल आई डी आई। मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल टाइम में, एक स्मॉल टाइम में कितना वर्क आया, दैट इज एल आई डी आई, ठीक है, एल आई डी आई आया। ये तो एक स्मॉल टाइम में जब ये वर्क कर रहा था करंट को बिल्ड करने में, ठीक है। सो टोटल वर्क डन in building current from 0 to I नोट, फुल करंट फ्लो करने के लिए, पूरा करंट फ्लो करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ तक, एल आई डी आई को 0 से आई नॉट तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ये वर्क एल, ये क्या आ जाएगा, आई डी आई, आप सबको पता है 0 to आई नॉट, आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स 0 to आई नॉट, ठीक है। एक बार आई नॉट पुट करेंगे, एक बार 0, सॉरी, एक बार आई नॉट पुट करेंगे, एक बार 0, दैट इज एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2। सो वर्क डन, this work done is stored in the form of magnetic energy, ठीक है। इसको हम यू बी से डिनोट करते हैं, जैसे हम यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यू ई से डिनोट करते हैं, यहाँ यू बी, दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इंडक्टर, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इंडक्टर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है कैपेसिटर में, हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या हाफ सी वी, और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। बहुत सिंपल है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, वर्क डन, स्मॉल टाइम dt में पावर v इंटू आई, ई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आपने समझ लिया, जहाँ यहाँ माइनस लिखा होगा जिन बुक्स में, वहाँ यहाँ भी माइनस दिया होगा, ठीक है। अगर प्लस लिखा हुआ मैग्नीट्यूड की बात किया तो यहाँ भी v इंटू आई लिखा होगा, ठीक है। तो एल डी आई बाई डी टी, एल आई डी आई स्क्वायर बाई 2 एल आई स्क्वायर, सॉरी, this is the total work done in building the current from 0 to I naught, L I D I, L 0 से I naught, I D I का integration is I square by 2, 0 to I naught, that is L I naught square by 2. So this is the energy stored in inductor, and that energy is stored in the form of magnetic energy, and in the capacitor that energy stored in the form of electric energy, that is half CV square. So why I am doing this, because our next topic is we have to do is LC oscillations. LC oscillations mean when L and C are connected together, there will be some oscillations in the circuit, and these oscillations are result of the magnetic energy and electrical energy. So you have to study the energy stored in inductor or capacitor. Thank you beta.